केंद्रीय प्रशासन। 0T। शेरशाह मुगल शासकों की तरह ही निरंकुश शासक था, लेकिन वह एक दयालु निरंकुश शासक था। वह हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित रहता था। वह केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख था। सभी नागरिक, सैन्य और न्यायिक शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थीं। हालांकि प्रशासन के कार्यों में सहायता के लिए उसके पास मंत्रिपरिषद भी थी। उसके 4 सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, जिनकी तुलना वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों से की जा सकती है, ये थे: 1. दीवान-ए विजारत या वजीर। वह राजस्व और वित्त का प्रबंधन करता था। 2. दीवान-ए-आरज, जो सेना मंत्री थे। 3. दीवान-ए रिसालत, जिन्हें विदेश मंत्री कहा जा सकता है। 4. दीवान-ए-इंशा, जो शाही घोषणाओं और संदेशों की देखरेख करता था। प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत को सरकारों में विभाजित किया गया था। शिकदार-ए-शिकदारन और मुंसिफ-ए-मुंसिफान 2 सरकारी अधिकारी थे। प्रत्येक सरकार में कई परगने शामिल थे। प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक अमीन या मुंसिफ, एक फौजदार, कोषाध्यक्ष और 2 करकू लेखक होते थे। ये सभी अधिकारी परगने के प्रशासन और राजस्व मामलों की देखरेख करते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी। आधुनिक समय की तरह ही ग्राम समुदाय या पंचायतों द्वारा गांवों की देखरेख की जाती थी। पंचायतों में गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे और वे प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता, सिंचाई, सड़कों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य स्थानीय मामलों की व्यवस्था करते थे। पटवारी और मुकद्दम ग्राम के अधिकारी होते थे। सैन्य संगठन। मध्यकाल में सरकार का आधार सैन्य शक्ति थी, इसलिए शेरशाह ने एक कुशल सैन्य संगठन की व्यवस्था की। शेरशाह की सेना कई इकाइयों में विभाजित थी। सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार सेना थी, लेकिन पैदल सेना भी शामिल थी। उन्होंने सैनिकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में व्यक्तिगत रुचि ली। उन्होंने सेना को मजबूत, कुशल और अनुशासित बनाने के लिए उपाय पेश किए। सैनिकों और अधिकारियों के वेतन निश्चित थे और अधिकतर नकद में दिए जाते थे। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की घोड़ों पर दाग लगाने, दाग और सैनिकों की विस्तृत सूची, हुलिया रखने की प्रणाली का अनुसरण किया। इससे सेना में धोखाधड़ी को रोका जा सका। इतिहास 19। राजस्व प्रशासन। शेरशाह की प्रसिद्धि मुख्य रूप से उनके राजस्व प्रशासन पर आधारित है। उन्होंने सल्तनत काल के राजस्व प्रशासन में सुधार किया। टेकू। भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। भूमि का सर्वेक्षण और माप प्रत्येक वर्ष एक समान प्रणाली के अनुसार सावधानीपूर्वक किया जाता था। सभी कृषि योग्य भूमि को उर्वरता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: अच्छी, मध्यम और खराब। भू राजस्व का निर्धारण भी इसी प्रकार किया गया था। उपज का 1/3 हिस्सा किसान द्वारा देय भू राजस्व था। शेरशाह ने राजस्व अधिकारियों को कर निर्धारण करते समय नरमी बरतने लेकिन कर वसूली करते समय सख्ती बरतने का निर्देश दिया। सरकारी राजस्व का भुगतान नकद और वस्तु दोनों रूपों में किया जा सकता था, हालांकि नकद को प्राथमिकता दी जाती थी। सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय या युद्ध के दौरान फसलों को नुकसान होने पर करों में कमी की जाती थी। ऐसी स्थितियों में ऋण भी दिए जाते थे। राज्य ने प्रत्येक किसान को पट्टा, स्वामित्व पत्र दिया, जिसमें किसान द्वारा राज्य को देय राजस्व का स्पष्ट उल्लेख था। प्रत्येक किसान को एक कबूलियत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, जिसके द्वारा वह उल्लिखित राजस्व राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता था।
इस प्रकार किसान और सरकार के बीच विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उपरोक्त के फलस्वरूप खेती बढ़ी, राज्य का राजस्व बढ़ा और राज्य को स्थिर एवं नियमित राजस्व की गारंटी मिली। किसानों की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ, क्योंकि शेर शाह किसानों की बहुत परवाह करते थे और उन्हें सुखी देखना चाहते थे। व्यापार और वाणिज्य। शेर शाह ने हर प्रवेश बिंदु पर लगने वाले अनेक शुल्कों को समाप्त करके व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह निर्धारित किया कि बिक्री के लिए माल पर केवल दो ही शुल्क लगाए जाने चाहिए। एक, जब माल देश में लाया जाता है और दूसरा, उसकी बिक्री के समय। व्यापारियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गईं। नए वजन और माप प्रणाली लागू की गई। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों और सराय ने भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने मुद्रा संबंधी कई सुधार भी पेश किए। उन्होंने सभी पुरानी और मिश्रित धातु की मुद्रा को समाप्त कर दिया। एक समान मानक के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में लाए गए। उन्होंने चांदी का रुपया जारी किया, जो मुगल काल के दौरान प्रचलन में रहा और 1835 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। शेर शाह के मुद्रा सुधारों, विशेष रूप से एक समान मानक, ने भी व्यापार और वाणिज्य की प्रगति में मदद की। सड़कें और सराय। शेर शाह सड़कों और सराय के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। उनकी बनाई 4 सड़कें काफी मशहूर हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड इनमें सबसे लंबी और सबसे प्रसिद्ध थी। उनकी सभी सड़कें सुनियोजित थीं और वे शहर के उन महत्वपूर्ण कस्बों को आपस में जोड़ती थीं जिनसे होकर वे गुजरती थीं। इन सड़कों के दोनों ओर छायादार और फलदार पेड़ लगाए गए थे। सड़कों के किनारे नियमित अंतराल पर 1700 कारवां सराय बनाए गए थे। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड सोनारगांव से आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए सिंधु घाटी तक जाती थी। प्रत्येक सराय में एक कुआं और एक मस्जिद थी। इन सराय में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए रहने और खाने की अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रत्येक सराय में एक पुलिस अधिकारी, शिकदार, तैनात किया गया था। विश्राम गृहों के अलावा ये सराय डाक चौकी का भी काम करती थीं। इन सराय ने यात्रा को आसान और आरामदायक बनाया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और अधिकारियों, सैनिकों और चौकियों की त्वरित आवाजाही को सुगम बनाया। डॉक्टर के.आर. कानूनगो इन सराय को साम्राज्य की धमनियां कहते हैं। न्याय। शेर शाह न्याय के उच्च आदर्शों से प्रेरित थे। वह बहुत ही निष्पक्ष थे और अपने करीबी रिश्तेदारों के प्रति भी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं दिखाते। यहाँ तक कि उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों को भी कड़ी सजा दी गई। उनकी न्याय प्रणाली ने गरीबों और कमजोरों को पूरी सुरक्षा प्रदान की और उन्हें उत्पीड़न और अन्याय से बचाया। अपने अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी अपराध के लिए स्थानीय मुखियाओं और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। अपराधी का पता लगाने में विफल रहने पर उन्हें स्वयं दंडित किया जाता था। कहा जाता है कि शेर शाह को न्याय से इतना भय और प्रेम था कि व्यापारी के माल की रखवाली स्वयं लुटेरे और चोर करते थे। वास्तुकला। शेर शाह एक कुशल निर्माता भी थे। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया था। इस किले के अंदर उन्होंने एक खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई, जिसे भारत इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। शेर शाह ने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा भी बनवाया था, जो एक झील के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बना है।
इसकी योजना स्वयं शेरशाह ने बनाई थी और इसे भारत की सबसे सुंदर और बेहतरीन इमारतों में से एक माना जाता है। अनुमान लगाना। 5 वर्षों के अपने छोटे से शासनकाल में शेरशाह ने मुगलों को पराजित किया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर वे साधारण स्थिति से उठकर दिल्ली के शासक बने। इतिहास में उनका एक उच्च स्थान है और उन्हें उनके प्रशासन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। शेरशाह के उत्तराधिकारी। शेरशाह के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठे, जिनकी मृत्यु 1554 में हुई। सिंहासन के लिए विभिन्न दावेदारों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। 1555 में हुमायूं दिल्ली को पुनः प्राप्त करने और भारत में मुगल शासन को पुनः स्थापित करने में सफल रहे। दिलचस्प तथ्य। शेरशाह अपनी प्रशासनिक प्रणाली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। ये जानना आपके लिए रोचक होगा कि अंग्रेजों ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया। पुराना किला, दिल्ली। शेरशाह सूरी, सटून। शेरशाह सूरी और उनके उत्तराधिकारी 1540-1555 ईस्वी। हमने पढ़ा है कि शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को कैसे पुनः स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने मालवा, बुंदेलखंड, पंजाब, मुल्तान, सिंध और राजस्थान पर विजय प्राप्त की। कालिंजर किले पर आक्रमण के दौरान एक विस्फोट हुआ। हालांकि किला जीत लिया गया, लेकिन शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हो गई। दिलचस्प तथ्य। हसन नाम का एक बहादुर लड़का था। वह बिहार के बहार खान लोहानी के दरबार में रहता था। एक बार उसने एक शेर को मार डाला। इससे उसका मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और उसका नाम शेर खान रख दिया। यही शेर खान इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिलचस्प तथ्य। शेरशाह सूरी। शेरशाह के शासनकाल में अपराधी पल भर में पकड़े जाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपराधियों को गिरफ्तार करना पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य था, अन्यथा उन्हें सजा दी जाती थी। शेरशाह का मानना था कि पुलिस अपने क्षेत्र के अपराधियों से वाकिफ होती है और चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए सजा के डर से पुलिस हमेशा बहुत सक्रिय रहती थी। शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह इतिहास में अपनी विजयों और अन्य उपलब्धियों से कहीं अधिक अपने कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी प्रशासन का आधार बनी रही।